आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज आपको सिलसिलेवार से चीज़ें समझाता हूं और बेसिकली इस लेक्चर के 4 पार्ट्स होंगे। इसी लेक्चर में मैं बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं इशू बताऊंगा, ठीक है, कि आखिरकार ख्वाजा आसिफ जो हैं उनकी लग चुकी है कायदे से और उन्होंने पब्लिकली मान लिया है। वैसे भी आपको पता है कि वो कुछ भी अंटे छंटे बोलते हैं, लेकिन वो बोलते सही है ना। जो भी हो वो सच्चाई बता जाते हैं। मेरा मुंह से निकल गई वही हिसाब किताब है। तो अब उन्होंने क्या बोला है। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका रियल रीजन क्या है। तीसरा पॉइंट हम इसको भारत की इंसर्जेंसी जो चली है कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट उससे कंपेयर करेंगे। और चौथा पॉइंट चाइना फैक्टर, चाइना आखिरकार क्यों परेशान है, एक एक करके हम इसको देखते हैं। क्या कहा है ख्वाजा आसिफ ने। पाकिस्तान की T20 का जो लेक्चर है ये भी मैं लूंगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल हो गया है। शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि हाँ भाई पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ T20 मैच नहीं खेलेगा। तो अब ग्राफिक डिजाइनिंग की अगली क्लास आज है, किस तरीके से AI की हेल्प से थंबनेल बनाएं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आखिरकार ख्वाजा आसिफ ने बोला क्या है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि भाई ऐसा है ना कि बलूचिस्तान, मतलब देखो बलूचिस्तान आधा है पाकिस्तान का, एरिया वाइज ज्योग्राफी वाइज बहुत बड़ा है। तो वही आधा ही बलूचिस्तान जो है, अब बलूचिस्तान में भी आधा बलूचिस्तान के लगभग 44% जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है ही नहीं। ये डिफेंस मिनिस्टर ने पब्लिकली बोला है। और ये कहां पे बोला है, ऐसी वैसी जगह नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। ये इन्होंने नेशनल असेंबली में बयान दिया है। नेशनल असेंबली यानी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है कि जो कंट्री की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। यानी कि समझ रहे हो कि कुछ कर ही नहीं सकते आप। फिजिकली हैंडीकैप का मतलब यही होता है ना कि आप बैठे हो, अगला आपको मार के जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते फिजिकली। और उन्होंने बोला कि ट्रूप्स जो हैं वो बॉडी कम है या हमारी डिप्लॉयमेंट है, मिलिट्री सुपीरियोरिटी है, लेकिन हम वहां पे कुछ कर नहीं पा रहे। दोस्तों मिलिट्री सुपीरियोरिटी आपको कभी भी युद्ध नहीं जितवाती है। अमेरिका जैसा इतनी बड़ा मिलिट्री वियतनाम में लात मार के वियतनामीज ने भगाया था, ठीक है। तो मिलिट्री सुपीरियोरिटी आपको कभी जंग नहीं जितवाती है, आपकी स्ट्रेटजी आपको जंग जितवाती, याद रखिएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ले लीजिए। लोधी जो है वो 1 लाख लोगों को लेके आया था, बट वो मेला लेके आया था। मिलिट्री सुपीरियोरिटी, हाथी घोड़े थे उसमें, बट बाबर खाली 18-20 हजार की सेना थी। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी काम करते हैं और बलूचिस्तान के पास स्ट्रैटेजी तगड़ी है। अभी आपको पता ही है कि 12 लोकेशंस पर अटैक हुए हैं और अब तो बलूचिस्तान ने वीडियो डाल दी है। ये वीडियो डालने में प्रोपेगेंडा गजब ये फैलाते हैं। अब उस वीडियो में मतलब ये पाकिस्तान जो अपनी पोस्ट छोड़ के भागे थे, पाकिस्तान ने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिए हैं। उन्होंने दे दिया कि देख लो इनकी पोस्ट पे इनकी यूनिफॉर्म, वहां पे पाकिस्तान की यूनिफॉर्म जो है इन्होंने ऐसे लहराई है कि ये देखो ये है हमारी जीत का प्रतीक और बहुत जल्द बलूचिस्तान आजाद होगा। दोस्तों इस तरीके का स्टेटमेंट बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए ये कौन कह रहा है, ये वो इंसान है जो आपकी डिफेंस फोर्सेस संभाल रहा है। ये डिफेंस मिनिस्टर है और इसको डिफेंस के बारे में सबसे अच्छे से पता है। तो इसीलिए बहुत बड़ा एडमिशन। और एक और एडमिशन सुनिए, क्या कहा है कि वेपन और कैपेबिलिटी, जो हथियार है बलोच के पास वो उच्च क्वालिटी के हैं। आप समझ रहे हो, वो हमसे ज्यादा बेटर इक्विप्ड हैं। ऐसा स्टेटमेंट कि वो हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे वो हैं। ऐसे लेजर गाइडेड उनके पास वेपन्स हैं। अब कहां से आ रहे हैं ये, ठीक है, ये भी बात है भाई। टीटीपी और बाकी क्रिमिनल गैंग्स और शिस्तान बलूचिस्तान, हर जगह से इस समय बलूचिस्तान वो लगातार कांटेक्ट बढ़ा रहा है। नाइट विजन गियर है इनके पास, रात में देख के मार सकते हैं ये। एक मंत्री ने तो बोला था कि रात में तो बलूचिस्तान में अगर कोई ट्रैवल करता है तो मौत को गले लगा लो। और अदर कॉम्बैट इक्विपमेंट जो कि हमसे ज्यादा एडवांस है, कॉस्टली है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि देखिए अब नेगोशिएशंस हो गए। ये बोल रहे कि नहीं, मिलिटेंट्स के साथ नेगोशिएशंस नहीं होगा। कह रहे कि हम कोई भी बातचीत मिलिटेंट्स के साथ नहीं करेंगे और ये सिविलियंस को मारते हैं। देखो आतंकवाद को पाकिस्तान ने बढ़ाया। 1948 में जबरदस्ती बलूचिस्तान को मर्ज किया गया पाकिस्तान के साथ, जबरदस्ती। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं आपने जबरदस्ती किया, लेकिन उसके बाद भारत में क्या हुआ था भाई, जब ऑपरेशन पोलो चलाया था हैदराबाद में, 5 दिन के अंदर हैदराबाद हमारे पास आ गया था। तो उस समय हमने, जो भैया वहां के राजा थे, सोचिए वो भले ही पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन हमने उनको हमारी पार्लियामेंट में सीट दी थी, हमने उनको इज्जत दी थी। हमने जिनसे भी वादा किया था, ठीक है, जिनसे भी वादा किया था, हमने उन सबको
इज्जत दी। अगर हमने मान लीजिए कोई फोर्सिबली भी ऑक्यूपाई कोई चीज की, पाकिस्तान ये चीज नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने और ज्यादा, तुमने हमको आंख दिखाई। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना का तो ये था कि भाई तुम्हारी औकात, हिम्मत कैसे हुई कि तुम भारत के साथ जाने की बात कर रहे हो और हमको आंख दिखा रहे हो। तो बलूचिस्तान को उन्होंने उनके हालात बद से बदतर कह दिए। आज आप लाहौर जाएंगे तो आपको काफी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जितना डेवलपमेंट लाहौर में उतना ही अंडर डेवलप्ड जो है वो बलूचिस्तान है। तो बेसिकली आपने उस पूरे एरिया को डेवलप ही नहीं किया। और इसीलिए 1950 से लेकर 70s तक, ये 20 साल तक जबरदस्त रिबेल मूवमेंट चले, पर इसको क्रश कर दिया गया। 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो शायद बलूचिस्तान को यह भी लगा कि हमको भी आज़ादी मिल जाए। बट 2000 के बाद एक नया फेज शुरू होता है और उसके बाद 2010 के बाद तो जब चाइना पाकिस्तान में आने लगा तो चाइनीज टारगेट, और 2020 के बाद तो दे नेवर स्टॉप्ड। मतलब जब से तालिबान आया है ना, तब से तो तबाही मचा रखी है बलूचिस्तान ने। ये हालात हैं। अब यही बोला गया है कि भाई क्रिमिनल गैंग्स हैं जो कि इनके साथ नेगोशिएट करते हैं। यहां से जो भी बिजनेस करता है बलूच जो है उनको भी ले लेते हैं अपने साथ में। जाहिर सी बात है भाई, देखो जो सेपरेटिस्ट है वो तो साथ में ही काम करेंगे, और क्रिमिनल्स तो गैंग्स तो किसी के सगे होते नहीं है। इसमें एक और चीज बता दूं मैं कि क्या है ना कि यहां पे ये भी बोला जाता है कि अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो सबसे ज्यादा फायदा आपको है। बलूचिस्तान आजाद में आप हमारी मदद करें तो हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे, ऐसी चीजें भी बोली जाती हैं। तो कहते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहां पे किया जाता है। तो ये चीज, और ज्योग्राफी ऐसी है, ज्योग्राफी मेक्स इट हार्डर। ज्योग्राफी इतनी खतरनाक है बलूचिस्तान की कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता। ना ही यहां के लोग इतना ट्रेंड हैं। जो बलोच है वो वैसे भी जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसके ज्यादा सगे हैं। ठीक है, आपके पास ज्यादातर पाकिस्तान के पंजाबीज हैं, और वहां के जो पंजाबीज हैं भाई उनको टरेन का बहुत अच्छे से उनको जानकारी नहीं है। ना ही इनकी सेना जो है वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि इस तरीके के मिशंस को जो है वो आगे कैरी आउट कर पाए। तो इसीलिए आर्मी को हर जगह, क्योंकि वाइड रग्ड टेरेन है तो हर जगह फैलना पड़ता है, और पेट्रोल्स और कंट्रोल बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कभी जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया जाता है, कभी हाईवे को उड़ा दिया जाता है, ये चीज है। और इसीलिए जो रिबेल्स है दे आर स्ट्राइकिंग वेरी वेरी हार्ड। ओके, तो ये चीज है। अब दोस्तों बलूचिस्तान की बात करें तो देखिए बलूचिस्तान क्या कह रहा है। बलूचिस्तान बस ये कह रहा है कि भाई देखो हमको ऑटोनॉमी दे दो। अब तो ये बहुत दूर की बात होगी, अब तो बलूचिस्तान आजादी डिमांड कर रहा है। पहले तो अगर ये थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर देते, अच्छे से बलूच को ट्रीट करते, सेकेंड क्लास सिटीजन के थर्ड क्लास सिटीजन ना ट्रीट करते, तो चीजें बेहतर हो सकती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि बलूचिस्तान सीधा कह रहा है कि भैया हमको चाहिए आजादी। लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, और 40 से 45 इनका परसेंट, मतलब आधा पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान बनाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गैस है, मिनरल है, ऑयल है, बट वो सब अनटैप्ड है। हर किसी को यही लगता है कि इनके गैस, मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि टरेन ही वैसी है। बट ये कितना आसान है? नहीं। बलोच जो हैं वो इसी के लिए लड़ रहे हैं, और आपने ये सब बेच दिया है चाइना को। तो चाइना ने तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी उन्होंने अपने लोगों को रखा है। बलूच को यहां पे कुछ भी इंप्लॉयमेंट नहीं मिला। तो बलूच के पास जो थोड़ा बहुत था वो बोल रहे तुमने सब बेच दिया, अब हमारे पास क्या बचेगा। अब यहां पे जो बलूचिस्तान है उन्होंने कहा कि देखो ऐसे काम चलेगा नहीं, मूवमेंट हमने खेल लिया, अब सीधा आर्मी पर अटैक्स करो। तो अब जो बलोच माजिद ब्रिगेड है, आपने देखा ना आसिफा मंगल और एक और फिदाइन वो शहीद हो गई हमले में, लेकिन आपने देखा कि कितना खतरनाक हमला किया उन्होंने। और आर्मी कैंप्स पे, पुलिस पोस्ट पे हमला, हाईवेज पे हमला, ये हाईवेज पे हमला करते ताकि सप्लाई लाइन काट दी जाए। और जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स है वर्कर्स पे, उन पे भयंकर हमला। ख्वाजा आसिफ ने इसीलिए एडमिट किया कि भाई हमारे पास, उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। जितने लोग चाहिए और जितनी नॉलेज चाहिए बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास नहीं है, और टरेन इतनी मुश्किल है कि हम उसको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। इसीलिए हर दिन हमले हो रहे हैं, इतने खतरनाक हमले हो रहे हैं, और बहुत दूर है। पहली बात, बलूचिस्तान इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है ना, कहां से हमला हो जाए वी डोंट नो। तो मॉडर्न इक्विपमेंट उसके लिए चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं, ना ही उसको खरीदने के लिए उतने पैसे हैं। ये चीज है। तो आर्मी इसीलिए, क्योंकि माउंटेनियस एरिया है, डेजर्ट एरिया है, और एम्प्टी स्ट्रेचेस है, हजारों लाखों तक बंजर जमीन है, किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा यहां पे, और ओपन एरिया है। तो मिलिटेंट्स जो है इसीलिए नाइट विजन डिवाइसेस यूज करते हैं मारने के लिए। मॉडर्न राइफल्स है, सरप्राइज अटैक्स है, गोरिल्ला वॉरफेयर, आप इनके सामने टिक ही नहीं सकते। तो ये चीज है। अब सरकार यही कह रही है कि हम बीएलए से बात नहीं करेंगे, बट मिलिट्री एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। बट मिलिट्री एक्शन से आपको कोई फायदा तो मिल नहीं रहा है। इकलौता सोल्यूशन ये कि आप उनसे बात करें और उनको पूरी ऑटोनॉमी दे दें, बट ऑटोनॉमी की बात ही नहीं है। मैंने बताया कि वहां पे आजादी की बात है, तो बातचीत से ही मामला हल होगा। क्योंकि आप अगर मिलिट्री लेवल पे आप हार रहे हो, बुरी तरीके से हार रहे हो, ये चीज है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए देशों के पैसे लगे हैं।
यहां पे सीपेक है, अभी हम हालांकि हम इसकी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्वादर है, तो इन्वेस्टर्स वरीड हैं कि यार हमारा पैसा डूब जाएगा। ओके, अब इसको हम देखते हैं कि जो भारत में इंसर्जेंसी है, जो कश्मीर में या फिर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, देखिए बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जो है वो भारत की जो इंसर्जेंसीज रही हैं, अब तो नहीं है, खत्म हो गई है, उससे बहुत अलग रही है। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स इनके ऊपर भारी पड़ गया। अब ब्लीड पाकिस्तान विद 1000 छोड़िए, लाख कट्स, और आपको बता दूं कि भारत तो इतना बड़ा है, चीजें कंट्रोल हो गई, लेकिन पाकिस्तान से चीजें कंट्रोल ही नहीं हो पा रही हैं। तो बलूचिस्तान एक पूरी सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है ना। बलूचिस्तान कह रहे हैं कि हमको एक आजाद मुल्क चाहिए, बस, इससे नीचे बात नहीं होगी। बल्कि और वही बात है कि निगलेक्ट किया तुमने, हमारे रिसोर्सेज तुमने दे दिया, मिलिट्री कंट्रोल है। बट कश्मीर की बात करें, वो मिक्स है, इट्स अ मिक्स ऑफ सेपरेटिज्म और पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंसी है। कश्मीर में हर कोई जो है उनको ऑटोनॉमी चाहिए थी, ठीक है, और उनको मिली ऑटोनॉमी, तो वहां पे सेपरेटिज्म की बात उतनी नहीं होती है जितनी बलूचिस्तान में होती है, ठीक है। और यही सेम चीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऑटोनॉमी की डिमांड है जो उनको मिली है आर्टिकल 371 के तहत, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं, सेपरेट स्टेट की डिमांड है जो हर किसी को दी, और कल्चरल प्रोटेक्शन की डिमांड है जो कि मिली है। वो अलग देश की डिमांड नहीं करे, कुछ ग्रुप्स हैं, लेकिन जैसे बलूचिस्तान में तो हर कोई कह रहा है कि हमको अलग देश चाहिए। अब एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान कहता है कि देखो ये एक इंटरनल रिबेलियन है, यहां पे एक्सटर्नल रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब एक तरीके से बलोच खुद ही लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, अमेरिका उनको साथ नहीं दे रहा। क्यों देगा कोई देश, अमेरिका चाइना कोई भी साथ क्यों देगा, क्योंकि बलूचिस्तान में उनका इंटरेस्ट है, तो बलोच अपने लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों कश्मीर में पूरा पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंसी है। कश्मीर में जो इंसर्जेंसी चल रही है वो पाकिस्तान उसको जो है वो फंड कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश बेस्ड ग्रुप जो है, हालांकि अब तो मैं बता रहा हूं कि लगभग ना के बराबर है, बट यहां से सपोर्ट आता है। कंट्रोल की बात करें तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पास कंट्रोल है ही नहीं। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर कंट्रोल है भाई। नॉर्थ ईस्ट की तो बात ही छोड़ देते हैं हम, और कश्मीर में भी अब कश्मीर धीमे धीमे भाई वंदे भारत चला दिया वहां पे। मिलिट्री और पॉलिटिकल अप्रोच की बात करें तो बलूचिस्तान में बहुत भयानक मिलिट्री डिप्लॉय करके रखी हुई है। इनका काउंटर टेररिज्म यूनिट है, कुछ भी बोलोगे तो रातों रात गायब हो जाओगे, समझ रहे हो। और पॉलिटिकल डायलॉग होते ही नहीं है। बट भारत में ऐसा नहीं है, कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में सबको बैठाया, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसमें बात हुई। नागालैंड में 20 साल तक इशू चला है और तब जाके उसका सोल्यूशन जो है वो दिया है। ढेरों पीस अकॉर्ड साइन किए गए, इंसर्जेंट ग्रुप्स लगातार जो अपने हथियार डाल रहे हैं, और भारत में अब नक्सलिज्म भी लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये चीज, और डेवलपमेंट की बात करें तो बलूचिस्तान इज अंडर डेवलप्ड, कोई भी बेनिफिट उसको नहीं मिलते हैं। लेकिन कश्मीर आप देख ही सकते हैं कि डेवलपमेंट पेस कितनी भयानक पकड़ी है। जबरदस्त सेंट्रल जो है वो फंड कर रहा है, टूरिज्म भयानक कश्मीर में आ रहा है। आप मैं बताता हूं कौन कह रहा है भाई टूरिज्म खत्म हो गया। अभी मैंने दोस्तों, आप अभी इसी वक्त चेक करिए, मैंने परसों ही चेक किया था, वो स्नोफॉल हो रही है वंदे भारत में भाई, 10 नहीं 15 नहीं 100 वेटिंग है, वो भी एक महीने तक 100 वेटिंग है। आप समझ रहे हो। तो कौन कह रहा है भाई, भर भर के टूरिस्ट जा रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इकोनॉमिक पैकेजेस दिए हैं, यहाँ पे ऑटोनॉमी दी गई है, रोड रेलवे कनेक्टिविटी हर जगह, मेघालय को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में हर जगह रेलवे लाइंस पहुंच गई है। आप समझ रहे हो। तो ये चीज है। और दूसरी चीज है ना कि बलूचिस्तान में सपोर्ट है, भारत में सपोर्ट नहीं है। कुछ है, बाकी सबको पता कि भारत के साथ रहेंगे तो ही अच्छा है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। इंटरनेशनल इंपैक्ट की बात करें तो चाइना बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अलग है। लेकिन दोस्तों अब चाइना की बात करें तो चाइना इसलिए डरा हुआ है क्योंकि सीपेक जो है वो बलूचिस्तान से जाता है। अब लास्ट हम पार्ट पे आ गए, चाइना क्यों डरा हुआ है। अगर बलूचिस्तान स्टेबल होगा तो सीपेक सही से काम नहीं कर पाएगा। वैसे भी सीपेक पे जो भी इन्वेस्टमेंट था वो खत्म हो चुका है। मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि इन्होंने जो कमर्शियल एयरपोर्ट बनाए थे या जो रोड रेलवेज कुछ भी बनाया था ना, वो ऑपरेशनल है ही नहीं। इनके $65 बिलियन जो है वो गए। तो ग्वादर पोर्ट है, इट इज क्रिटिकल फॉर चाइना, क्योंकि वो सीधा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भारत चोक कर सकता है, वहां पे चोक पॉइंट है, तो भारत को बाईपास करके ये यहां पे आना चाहते हैं। शॉर्टकट है, अरेबियन सी में बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, बट ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। कोई रोड नहीं बन पाई है, कुछ नहीं बन पाया है, और चाइनीज वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। सुसाइड बॉम्बिंग, कॉन्वॉय अटैक्स हो रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि अभी तो चाइना के हाउसिंग कैंप्स पे अटैक हो गया, तो चाइना वाले भी डरे हुए कि भैया हम नहीं काम करेंगे वहां पे। और चाइना ने इसलिए पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी कि जिस तरीके से तुम आतंकवाद को कंट्रोल कर रहे हो, यहां पे पाकिस्तान ने चाइना को भी चूरन बेचा। और बलूचिस्तान तो बोलते कि अगर चाइना आएगा तो बस देख ले, सीधा ड्रैगन बना के उड़ा देंगे उनको। ये बोला है कि जिस तरीके से चाइना हमारे लैंड और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, या जिस तरीके से जो लोकल को बेनिफिट मिलना चाहिए था वो हमको मिल ही नहीं रहा है। जो थोड़ा बहुत मछलियां भी पकड़ते थे वो भी बर्बाद हो गई, वो भी हम वहां पे नहीं जा सकते हैं। और पाकिस्तान जो है
पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि अब देखिए ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया तो आपको क्या लगता है चाइना के हाथ पांव फूल गए होंगे कि भाई हम तो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और इस तरीके की बातें बोली जा रही कि क्या किया जाए। तो सीपेक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लोन्स जो दिए हैं वो कभी पूरे नहीं होने वाले, मतलब इट विल नॉट बी रिपेड, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब डूब गए हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो बलूचिस्तान इंसर्जेंसी अगर बढ़ती रही तो जिंजियांग में भी जाएगी। ETIM मूवमेंट जो है वो एक्टिव है। अब चाइना जो है वो आसानी से बाहर नहीं जा सकता भाई, जाहिर सी बात, मतलब अगर मान लीजिए कि चाइना बाहर चला गया तो एक तो चाइना की बहुत थू होगी और पाकिस्तान को गजब बेइज्जती है, और उसके बाद ये वीकनेस का सिग्नल। तो चाइना वही कह रहा है, आके कुआं पीछे खाई, बीच में फंसे हमारे शी जिनपिंग भाई। तो वही है कि मतलब फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए कि ना निकला जा रहा है और ना घुसा जा रहा है। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो आपको सिक्योरिटी पे ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर भरोसा जताना पड़ेगा। तो यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक प्रॉपर एनालिसिस मैंने दिया है। बाकी आज ग्राफिक डिजाइनिंग की एक और क्लास होगी। थैंक यू सो मच।